जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ हम बैठे हुए हैं। हर दिन के भांति हम लोग कुछ न कुछ चर्चा करते हैं किसी किसी विषय पर। आज का विषय मेरा ये है कि जो आरएसएस वाले और उसके संघ संचालक जो भागवत जी हैं, वो बराबर ही आरक्षण पर उन लोगों के द्वारा उठाया जाता रहा है हर वक्त में। चुनाव से पहले कि आरक्षण को समीक्षा की जानी, समीक्षा की ज़रूरत है, और जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि बीजेपी या हम लोग आरक्षण ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, आरक्षण ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हर बार उनका पीछे से ये बात रहती है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण की समीक्षा की बात जहाँ है, वो शेड्यूल कास्ट के नौकरी और एजुकेशन की में समीक्षा की बात नहीं है। पॉलिटिकल आरक्षण की समीक्षा 50 साल तक था पहले, उसको बाद में 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, एक बार 20 वर्ष भी बढ़ाया गया है। तो ये वहाँ चलता है। आपको हम हरिकेश्वर बाबू से समझाने की कोशिश करेंगे कि ये समझाएं कि जो दर्शकों को कन्फ्यूजन हो रहा है, ये कन्फ्यूजन नहीं हो। आज जो घड़ियालें आंसू बहाती है कभी कभी, और आपको लगता है कि शेड्यूल कास्ट के पक्ष में आरएसएस वाला भी अब समीक्षा की बात नहीं करते हैं, आरक्षण का सपोर्ट करते हैं, अब फिर वही लोग समीक्षा की बात करके विरोध करते हैं। इस पर आपको विस्तृत जानकारी हरिकेश्वर बाबू से मिलेगा। आइए हम चाहेंगे कि हरिकेश्वर बाबू को जानकारी दें विस्तृत रूप से। देखिए, आपने तो स्पष्ट तौर पर पहले बताया कि जो समीक्षा जो होती है 10-10 साल पर जो बढ़ाने की बात होती है, ये पॉलिटिकल आरक्षण को बढ़ाने की बात है, ठीक है। और पॉलिटिकल आरक्षण मान लीजिए केसी और एसटी को मान लीजिए तो पहले 50 साल तक मान लीजिए कंटिन्यू रखा गया, फिर उसके बाद 10-10 साल को एक बार 20 साल भी हुआ, बताया आपने बताया। तो आखिर फिर बार बार 10-10 साल के नहीं बढ़ाने का क्यों हो रहा है, इस पर लोगों को समीक्षा की बात करता है, ठीक है। तो लोगों को भी लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक आरक्षण नहीं, ये संपूर्ण आरक्षण का मान लेके 10-10 साल पर समीक्षा की बात है, ठीक है। ये बात नहीं है। 10-10 साल जो एक्सटेंड होता है लगातार, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन होता है। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन में ये होता है कि प्रत्येक 10 सालों पर एक डेटा तैयार होता है। तो डेटा मान लीजिए कि ये तैयार होता है कि भाई शेड्यूल कास्ट का लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में कितना है, और विधान सभा में कितना है, ठीक है। और उसमें ये रिजर्वेशन के तहत कितना है, और गैर रिजर्व सीटों पर कितना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ डाटा वहाँ तैयार होता है कि टोटल लोकसभा के सीट इतना, उसमें शेड्यूल कास्ट का रिजर्व सीट इतना, सीट भरा हुआ इतना, और गैर रिजर्व सीट पर शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट कितना है। उसी तरह से विधानसभा में हो गया। तो जब देखा जाता है, डाटा सबके सामने आता है, जो समीक्षा में बैठे रहते हैं, तो उनको देखा कि अरे अगर शेड्यूल कास्ट को हो तो गैर रिजर्व सीट से तो एक आदमी जीत भी नहीं किया, ठीक है। मतलब गैर आरक्षित सीट से एक भी आदमी नहीं जीत गया, मतलब उनका प्रतिनिधित्व 0। इसका मतलब कि अगर आरक्षित सीट हटा दिया जाए तो उनका प्रतिनिधित्व 0 हो जाएगा। तो लोगों को ये दिमाग में बात आती है और ये सोच डेवलप हो जाता है कि नहीं, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो है अभी वो स्थिति नहीं हुई है कि अपने बदौलत जो है सामान्य सीटों से जीत सके, ठीक है। और उनको रिजर्वेशन ज़रूरत है, और इसीलिए अगले 10 सालों के लिए रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। यही मान लें कि पॉलिटिकल, और ये 10 साल का जो होता है, ये नौकरी वाला मान लें सेवा में है और शिक्षा में नहीं, ये सब नहीं, ये उसमें उसका सवाल नहीं। वो तो कंटिन्यूअस एक तरह से उसका होते रहता है समीक्षा, जिससे बताते हैं कि होता है कि किसी पद पर मान लें कि नियुक्ति हो,
तो उस नियुक्ति के समय ही उस पद की समीक्षा हो जाती है। कैसे होती है? तो जो रोस्टर क्लियरेंस कराया जाता है, तो रोस्टर क्लियरेंस में क्या कराया जाता है कि भाई टोटल कितना पद है, शेड्यूल कास्ट का उसमें कितना है, और शेड्यूल कास्ट का कितना पद खाली है, शेड्यूल ट्राइब्स का कितना पद खाली है, ओबीसी का कितना पद खाली है। ठीक है, तो जो सीट खाली है उतना ही पद मान लें कि इनको रिजर्वेशन मिलता है। अगर पद नहीं खाली रहा तो वहाँ पर पद हो गया जीरो, मतलब उस पर आपको नियुक्ति नहीं। अगर आपका सीट पहले से भरा हुआ है तो आपका वहाँ पर नियुक्ति नहीं हो। ठीक है, मतलब हो गया कि हर एक नियुक्ति के साथ ही समीक्षा भी होते जाती है रोस्टर क्लियरेंस के माध्यम से। तो लोगों को इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों में भी हाँ उसी तरह का एडमिशन में भी होता है। वो तो सीट यहाँ रहा, मतलब कि सीट निकला तो भाई इतना सीट पर एडमिशन होगा, नहीं तो कल हो गया। तो उसमें वहाँ भी हाँ जनरल कास्ट का जो एडमिशन होता है हाँ उसमें शेड्यूल कास्ट के उतना एजिन नहीं आ पाता हाँ है। तरीके हो गए, तो भर- बस वही होता है, जितना सीट रहता है उनको मान लिए कि उसमें हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब रहा कि RSS आखिर ऐसा क्यों बार बार मान लेके बोलता है कि भाई आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, और आरक्षण को फिर कहता है कि हम आरक्षण ख़त्म नहीं होने देंगे, आरक्षण लागू रहेगा, आरक्षण के हम खिलाफ नहीं हैं, आरक्षण के हम समर्थक हैं। इसके पीछे का क्या है? वही राज है हाँ। जो अभी सुप्रीम कोर्ट से आदेश जो आया है कोटा में सब कोटा करना, उसका भी भीतर से वही राज है। नहीं इनके ठीक है, में बंटवारा करे। नहीं देखिए वो नहीं, मूल रूप से ये है कि रिजर्वेशन रहे, रिजर्वेशन को कोई डिनाई नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो रिजर्वेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है कि नहीं, जो पर्पस है, वो पर्पस सॉल्व नहीं, रिजर्वेशन है लेकिन पर्पस सॉल्व नहीं हो। और ऐसा ये लोग करते हैं कि सिर्फ नौकर के रूप में इन लोगों को रखना है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो है इनको वहाँ नहीं रखना है, एज ए मतलब एक तरह से नौकरी के लिए नौकरी करते जाते हैं ना, तो उसी हिसाब से आपको जगह दिया जाएगा। आप रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, और आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। सरकार जो चला रहा है उसको चलाने दीजिए, अपने हिसाब से जहाँ मन जिसको रखना होगा अपना वो रखेगा। मतलब तो इसका मतलब कि समाज के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था था संविधान में, और चाहे आपका पूरा पैक्ट में देखिए कि वहाँ पर जो आपका कार्यपालिका है, तो वहाँ पर इन डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ही प्रतिनिधित्व का मान लेके मांग हुआ था कि नहीं वहाँ भी होना चाहिए। इधर तो मान लेके था ही पॉलिटिकल क्षेत्र में, वहाँ भी होना चाहिए पूरा पैक्ट में भी। उसका वजह वही था कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो उसको रोकने के लिए था। लेकिन ये लोग चाहता है कि नहीं, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व के रूप में काम करेंगे तब ना आप डिस्क्रिमिनेशन रोकेंगे, तो प्रतिनिधित्व आपको देखना ही नहीं। ठीक है, आप आराम से रहिए, खाइए पीजिए, वेतन लीजिए, घूमिए फिरिए, सब कुछ करिए। हम 1 लाख के जगह पर आपको 2 लोगों को बहाल कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? आप रहिए। अभी जैसे मान कर ना कि 80 करोड़ लोगों को दे रहा है खाना, वो 100 करोड़ को दे देगा, खाना खाइए, आप मस्त रहिए, हमको वोट देते रहिए, वो सरकार बनाते रहिए। बस इतना ही मान लिए कि वो लोग का है। तो चूँकि आरक्षण के जो सिद्धांत है उसके पर्पस को, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस को ख़त्म मान लिए कि करके, और जो आरक्षण रहेगा वही लागू रहेगा। ये बात पहले भी ये सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी मान ले कह चुके हैं, और यही मोटा मोटी सिद्धांत सभी लोगों ने अपना लिया। RSS तो ठीक है बदनाम है, और RSS चूँकि मेन सिद्धांत उसी का गढ़ा हुआ है, लेकिन उसके सिद्धांत पर सारी पार्टियाँ चलती हैं, सारी जो सरकारें चलती हैं उसी सिद्धांत पर चलती है, जिसके चलते मान लें कि समाज के साथ प्रॉब्लम है। जिस दिन ये सोशल जस्टिस को लोग समझने लगेगा कि ये सशक्तिकरण का मान लें कि मार्ग है, सशक्तिकरण के माध्यम से हम डिस्क्रिमिनेशन को रोक सकते हैं, तो जिस दिन ये मान लें कि हो जाएगा, तो उस दिन के बाद आपका धीरे धीरे उसका पर्पस सॉल्व होने लगेगा, और संविधान का पर्पस भी सॉल्व होने लगेगा। लेकिन अभी लड़ाई जारी है, लड़ाई आगे जारी रहेगा। थोड़ा अभी और भी धैर्य रखना पड़ेगा, और समाज में जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, तो एक तरफ आरक्षण को रखने की बात होती है, दूसरे तरफ
आपको यह डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, जो वर्गीकरण करने के लिए जो आ गया, तो जानते इसमें चौतरफा हमला कहता है कि इस वर्गीकरण कर दो, क्रीमी लेयर मान ले कर दो, एक बार से ज़्यादा किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, एक पीढ़ी से ज़्यादा रिजर्वेशन मिलेगा। अगर मान लिया कि उसका टाइम लिमिट कर दो, अगर सब रिजर्वेशन जब आर्थिक आधार पर दे ही रहे हो, जब क्रिमिनल हो ही रहा, तो आर्थिक आधार पर ही आरक्षण कर दो। उसके बाद ये भी मान लिया कि गति को रोकना है, हर जगह ठोकर लगा। हाँ, हर जगह को ठोकर लगा दो। तो ये मान लें कि चौतरफा जो हमला हुआ है, वही मान लें कि आरएसएस का जो मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के जो मानसिकता है, उसी के तहत मान लिया हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता भी फैल रही है और उसका भी प्रभाव भी पड़ रहा है। तो वो भी मनवादी ताकतें भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, मनवादी ताकतें भी परेशान हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों के सपोर्ट से आज वो टिका हुआ है। इसलिए टिका हुआ कि इनको जानकारी ही नहीं है। वो जो कहता है, अपने व्यक्तिगत लोभ के चलते ये लोग उसमें लगे हुए हैं और उसको मजबूत किए हुए हैं, ब्राह्मणवाद को। इसलिए अब लड़ाई तो है, लेकिन जैसे समझ रहा है तो परेशानी बढ़ रही है। तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी इसका निदान वो निकलेगा। जैसे लोग समझदार हो जाएगा, पढ़ लिख रहा है, तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।